सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फ्रॉग टॉपिक पे हम लोगों ने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा है। पहला था जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा वीडियो था उस पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, पूरा डिटेल्ड स्टडी था, कंप्लीट था। और तीसरा वीडियो था रिवीजन था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का पूरा कंबाइंड रिवीजन मैंने दिया था। अब हम लोग आएंगे एनाटमी पे। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है, हम लोग को दिखाई कैसे देता है, कहाँ पे रहता है, उसका स्टिंग पोजीशन कहाँ है, लिम्स कैसा है, आई कहाँ पे है, सारा कुछ हम लोगों ने बात कर रखा है। अब हम लोग आएंगे एनाटमी पे, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में देखेंगे। यानी इंटरनल ऑर्गन्स कैसा है, ऑर्गन सिस्टम क्या प्रेजेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो हम लोग हेडिंग लगाए एनाटमी ऑफ फ्रॉग, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो, जैसे ह्यूमंस के केस में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सारे अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग पर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वैसे ही फ्रॉग में क्या है, फ्रॉग में भी सारे सिस्टम अलग अलग है, मतलब ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ पे सब अलग अलग है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। जैसे आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहेगा, कल वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे रहेगा। ऐसा कंप्लीट करके हम लोग पूरा जो है एनाटमी को कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं एनाटमी ऑफ फ्रॉग पे। डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है, फूड अंदर जाता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, कौन से ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो अब डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, तभी तुम उसके बारे में बात कर पाएंगे कि हाँ इसके पास शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल है। क्लियर? तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो माउथ से लेके एनस तक पूरा एक कंप्लीट प्रॉपर ट्रैक प्रेजेंट है। उस ट्रैक को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो रहा है? हम लोगों ने क्या बोला आपको, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो माउथ से लेके एनस तक पूरा ट्रैक प्रेजेंट होता है, प्रॉपर ट्रैक इज प्रेजेंट एंड दैट वी कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? चलिए अब फ्रॉग के केस में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट होने का भी एक रीजन है। अब शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस है। अब हर्बीवोरस रहता तब तो उसका जो ट्रैक होता वो बहुत बड़ा होता, लॉन्ग होता। अब क्योंकि कार्निवोरस है इसलिए इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो बहुत ही शॉर्ट है। बिकॉज दे आर कार्निवोर्स सो इंटेस्टाइन लेंथ इज रिड्यूस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? तो एक पॉइंट क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ह्यूमन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को हटा दिया गया है, बट वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि माउथ से कहाँ पे बकल कैविटी एंड दैट ऑल प्रोसेस ऑफ एंड पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। अब हम लोग फ्रॉग पे बात करते हैं। फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट्स। तो देखो पहले क्या होता है, माउथ लीड्स टू, पैसेज ऑफ माउथ लीड्स टू बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। इसका हम लोगों ने नाम दिया बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। एंड दिस बकल कैविटी या ओरल कैविटी लीड्स टू मस्कुलर ट्यूब एंड दैट ट्यूब इज नोन एज फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। पहले क्या बताया मैंने कि पहले क्या होता है माउथ, एंड माउथ लीड्स टू अ बकल कैविटी जिसको हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। एंड दिस ओरल कैविटी इट फर्दर लीड्स टू फेरिंग्स। ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है। इसको आप लोग लिख सकते हो, इट इज मस्कुलर ट्यूब। एंड दिस मस्कुलर ट्यूब जिसको हम लोगों ने नाम दिया फेरिंग्स का, इट लीड्स फर्दर टू ईसोफेगस। क्लियर? ईसोफेगस। और ईसोफेगस के बाद कहाँ पे जाता है, स्टमक।
स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में ह्यूमन के केस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसके केस में भी 3 पार्ट्स है। इंटेस्टाइन में इट लीड्स टू इलियम एंड इट इलियम लीड्स टू रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आता है, क्लोएका। अब ये नया वर्ड है क्लोएका। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि क्लोएका क्या होता है और क्लोएका किसको लीड करता है, क्लोएकल अपर्चर। तो एक बार पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को वापस से देखते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में पहला आता है माउथ, और माउथ क्या किसको लीड करता है, बकल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी फर्दर लीड्स टू मस्कुलर ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। Pharynx further leads to esophagus, esophagus further leads to stomach, stomach के बाद intestine, intestine में 3 parts, duodenum, ileum, rectum, rectum के बाद क्या आएगा, cloaca, and cloaca will further leads to cloacal aperture। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोएका क्या होता है, तभी तो जानेंगे कि हाँ रेक्टम से फूड जो है उसके बाद क्लोएका में जाता है। तो ये वाला हम लोग अब जानेंगे कि क्लोएका होता क्या है। चलो, इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्लोएका क्या होता है। एक नया वर्ड है, नया टर्म है क्लोएका, इसके ऊपर बात करते हैं। इसको मिटाती हूँ। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है, तो शॉर्ट होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स, इनको ज्यादा। अब हार्बीवोर्स होते तो क्या होता, इनका भी इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही लॉन्ग होता, बट क्योंकि ये कार्निवोर्स है इसलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत शॉर्ट है। अब हम लोग बात करते हैं क्लोएका क्या होता है। अब देखो, फ्रॉग के केस में पहले क्लोएका के बारे में समझते हैं, उसके बाद फ्रॉग पे आते हैं। मान लो ये एक चैम्बर है, यह है चैम्बर। अब इस चैम्बर में ये कॉमन चैम्बर की तरह बिहेव करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन चैम्बर, कॉमन चैम्बर। अब इसको कॉमन चैम्बर क्यों बोलते हैं, कॉमन चैम्बर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक्सक्रीटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक तीनों आके एक जगह ही कॉमन ओपनिंग इसका में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोएका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये है रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये है एक्सक्रीटरी ट्रैक, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक, तीनों आके यहाँ पे कॉमन जगह पे मिलते हैं, कॉमन ओपनिंग पे, और इसको बोलते हैं क्लोएका। क्लियर। अब चलो इसके बारे में लिखते हैं, क्लोएका होता क्या है। इट इज अ कॉमन ओपनिंग, इट इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ reproductive, excretory and respiratory tract। क्लोएका क्या होता है, इट इज अ कॉमन ओपनिंग, हम लोग कॉमन चैम्बर भी बोल सकते हैं। यहीं पे आके रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक्सक्रीटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक का कॉमन ओपनिंग फॉर्म होता है। उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, क्लोएका। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे रेस्पिरेटरी लिख दिया है, यहाँ पे एलिमेंट्री होगा, है ना, एलिमेंट्री कैनाल। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्लोएका क्या होता है, क्लोएका होता है कॉमन चैम्बर या फिर कॉमन ओपनिंग, जहां पे आता है एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग एक साथ जहां पे मिलेगा उसको हम लोग बोल देंगे क्लोएका। क्लियर। और क्लोएका फर्दर लीड्स टू क्लोएकल अपर्चर, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे पढ़ा, अब हम लोग जाएंगे कि डाइजेशन होता कैसे कैसे, कौन से मैकेनिज्म होता है। क्लियर। उसके पर जाएंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। चलिए अब लिखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन।
प्रोसेस ऑफ या फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। क्लियर? मैं दूसरा कलर का मार्कर ले लेती हूँ, उससे लिखती हूँ। अब हम लोग पूरा जानेंगे कि कैसे मैकेनिज्म होता है डाइजेशन, कैसे होता है पूरा कंप्लीट। प्रोसेस और मैकेनिज्म दोनों एक ही बात है, उसको हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है। चलो, तो पहली बात तो इनके पास जो फ्रॉग के पास टंग होता है वो बाइलोब होता है, यानी कि वो दिखने में ऐसा होता है। क्लियर? बाइलोब होता है। टंग कैसा होता है? बाइलोब। अब टंग किस चीज में हेल्प करता है? तो फूड को गैदर करने में। क्लियर? गैदर करता है फूड, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? स्टमक में। अब स्टमक से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। हमारे स्टमक के वॉल में क्या होता है? फ्रॉग के, हमारे भी स्टमक के वॉल में सेम होता है, HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, पेप्सिन वगैरह होता है। फ्रॉग के केस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। तो स्टमक में जाते ही फूड जो है किस चीज से मिक्स हो जाता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस और HCl से वो मिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। ह्यूमंस के भी केस में इसको काइम ही बोलते हैं। कि पहला बात तो मैंने क्या बताया कि पहले तो क्या होता है, टंग जो होता है फ्रॉग का वो बाइलोब होता है, और वो किस चीज में हेल्प करता है? फूड को गैदर करने में। ठीक है, अब फूड जब गैदर हो गया उसके बाद कहाँ जाएगा? अंदर। पूरा एलिमेंट्री कैनाल का प्रोसेस याद रखना। उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl होते हैं, अब उससे फूड का मिक्सिंग होगा। क्लियर? मिक्सिंग होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हेन द फूड गेट्स मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूसेस और HCl देन इट इज कॉल्ड काइम। क्लियर? तो काइम बना यहाँ पे। उसके बाद स्टमक से कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ही तो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्लियर? स्टमक में क्या हुआ? स्टमक में बस मिक्स हुआ, फूड का मिक्स हुआ गैस्ट्रिक जूसेस से और HCl से। स्टमक के बाद जाता है फूड इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इंटेस्टाइन में अगर कोई पूछे कि कहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, तो वो होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में, फ्रॉग के इंटेस्टाइन में क्या होगा? डाइजेशन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे कंप्लीट होता है उसके बारे में समझेंगे। मैंने यहाँ लिख तो दिया कि हाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है, बट नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हाउ द डाइजेशन कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन। चलो, अब इतना हम लोग जानते हैं। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? लीवर। और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, सबको यही लगता है कि गैल ब्लैडर में, जो गॉल ब्लैडर बोलते हैं हम लोग जनरली, वहीं पे क्या होता है? बाइल जूस जो होता है सीक्रेट होता है। नहीं, लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है, और बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ पे होता है? तो गैल ब्लैडर में होता है। अब ऐसे ही अब जिस पर्सन का गैल ब्लैडर ही हटा दिया जाएगा उसमें क्या होगा? उनको ये बोला जाता है कि आप ऑयली सामान कम खाइए, फैट्स वाले सामान कम खाइए। क्लियर? क्योंकि क्या करता है बाइल जूस जो होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या हुआ? फैट का मान लो ये बहुत ही बिग बिग मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही बिग। अब इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो इसका यही काम है। तो लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। और स्टोरेज कौन करता है? गैल ब्लैडर। क्लियर? अब बाइल जूस करता क्या है? तो इसका फंक्शन है कि ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का, यानी कि फैट्स के बिग बिग मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब इंटेस्टाइन में बेसिकली दो चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। पहला आता है बाइल जूस का और दूसरा आता है पैनक्रिएटिक जूस का। अब पैनक्रिएटिक जूस किससे सीक्रेट होगा? अब नाम ही बता रहा है कि पैनक्रिएटिक जूस है, यानी कि सीक्रेट कौन करेगा? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रिएटिक जूस। अब पैनक्रिएटिक जूस है यानी कि किस पे डाइजेशन में हेल्प करेगा? प्रोटीन्स के। तो यहाँ पे पैनक्रियास जो है वो सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? चलो,
अब इन दोनों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूसेस थे, जैसे बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, ये कहाँ पे फॉर्म, जैसे देखो दीज टू सिक्रीशंस ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस कम विया कॉमन बाइल डक्ट, मतलब इन दोनों का जो सिक्रीशन है वो एक जगह पे आके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है। क्लियर? अब इंटेस्टाइन के बाद, जब इंटेस्टाइन में पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होता है, फूड जो काम का होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और किस चीज से एब्जॉर्प्शन होता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विलाई। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, ताकि जो अच्छा यूजफुल फूड है, जो काम की चीज़ है, वो एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। तो इंटेस्टाइन के बाद फूड जो जाता है वो एब्जॉर्प्शन में जाता है, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, विलाई एंड माइक्रोविलाई। अब इसके बाद कहाँ पे जाएगा, तो रेक्टम में, और रेक्टम से कॉमन ओपनिंग जहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया था क्लोएका, वहां तक जाएगा। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स होगा, जो रिमूवल के लिए फूड प्रोडक्ट्स होगा, उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एजेशन। अब वापस एक बार समझते हैं कि प्रोसेस या फिर मैकेनिज्म डाइजेशन का कैसे होता है। तो पहले यहाँ पर टंग प्रेजेंट होता है, फ्रॉग के पास क्या होता है, एक बाइलोब टंग। उससे वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को माउथ में लेता है, गैदर करता है। फूड पार्टिकल्स उसके बाद कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है। अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, हम लोग के भी स्टमक में प्रेजेंट होता है, वॉल्स ऑफ स्टमक में। तो वहां पे फूड पार्टिकल्स क्या करता है, उससे मिक्स आउट करता है। क्लियर? HCl और गैस्ट्रिक जूसेस से फूड पार्टिकल्स जो है वो मिक्स करता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं काइन। अब स्टमक से उसके बाद फूड पार्टिकल्स कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, और यहाँ पे फुल कंप्लीट डाइजेशन होता है ना। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स के बिग मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और प्रोटीन्स क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। क्लियर? अब इन दोनों चीजों का डाइजेशन होने के बाद फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो काम की चीजें होती है, जो बॉडी को चाहिए होती है फ्रॉग की, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या आता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या आता है, तो विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो काम की चीजें होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड देन फूड गोज टू रेक्टम पाथ। एब्जॉर्प्शन तो हो गया, फूड नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन काम की चीजें हो गई। अब वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा, रेक्टम के बाद जाएगा क्लोएका वाले पार्ट में, और क्लोएका से बाद इजेशन हो जाएगा, यानी कि रिमूवल हो जाएगा, और पूरा जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले बात किया एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है, क्योंकि ये कार्निवोर्स है, इसीलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया, एंड दैट प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई hope it was clear. Thanks for watching.